चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी सारे ड्राइंग्स पढ़ लिए हैं। अब हम ड्राइंग पढ़ेंगे किसका? ट्रस का। ठीक है, पिछले क्लास में हमने प्लेट गर्डर की ड्राइंग पढ़ ली थी, है ना। तो प्लेट गर्डर का आपको मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था गूगल क्लासरूम में, जिसमें आपको वो रियल लाइफ एग्जांपल एक प्लेट गर्डर का देके उसमें उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर को रियल लाइफ में कैसे दिखता है वो सब उसमें पता लगता है। ठीक है, तो आज हम ट्रस पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ट्रस क्या होता है। ट्रस बेसिकली आपका एक ट्रायंगुलर शेप का लोड मेंबर होता है। ठीक है, जिसमें आपका जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इसके सारे कंपोनेंट्स सिर्फ कंप्रेशन या टेंशन में होते हैं। ठीक है, कंप्रेशन, ठीक है, या टेंशन में होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बीम में बेंडिंग होती है, वैसे ट्रस में बेंडिंग नहीं होती। ट्रस के मेंबर्स में बेंडिंग नहीं होती थ्योरेटिकली। ठीक है, वो लोडिंग की वजह से कोई सेंट्रिक लोड आ गया या लोड जहां पे लगना चाहिए वहां पे नहीं लगा, उसके वजह से अगर बेंडिंग आ गई तो वो अलग बात है। ठीक है, पर वरना हम लोग बेंडिंग के लिए इसके मेंबर्स को डिजाइन नहीं करते हैं। चलिए फिर हम ट्रस को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें ड्राइंग फिंक प्रूफ ट्रस का पढ़ना है। ठीक है, फिंक प्रूफ ट्रस दिखता कैसे है, कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कितने स्पैन के लिए यूज करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, उसके डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी पहले हम ये पढ़ लेते हैं ट्रस होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए, तो trusses offer a lighter, stiffer, and more economical construction for relatively large spans where standard rolled beams or built-up girders may not be adequate. ठीक है, इसमें मैंने बताया था इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके मेंबर्स में सिर्फ टेंशन टेंशन या कंप्रेशन है। ठीक है, अगर सिर्फ टेंशन एंड कंप्रेशन है, इसका मतलब है कि इसका जो मेंबर है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है। ठीक है, वो पूरा का यूटिलाइज होता है क्योंकि बेंडिंग की वजह से कहीं पे स्ट्रेस कम होता है और कहीं पे स्ट्रेस ज्यादा। मैंने बताया था ऐसे बीम अगर बेंड हो रहा है, ठीक है, ऐसे अगर बीम बेंड हो रहा है तो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है। ठीक है, एक्शियल लोड की वजह से तो कंप्रेशन ही होगा। एक्शियल लोड की वजह से अगर यहाँ पे कोई एक्शियल लोड आ गया, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लोड है, ठीक है, इस एक्शियल लोड की वजह से यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे इसके वजह से टेंशन है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेसेस का डिफरेंस है, डिफरेंस होगा स्ट्रेस में। नीचे स्ट्रेस कम होगा, ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो मटेरियल है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। पर ट्रस में जो मेंबर्स हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि उसमें बेंडिंग होती ही नहीं है, सिर्फ कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे बेंडिंग होती ही नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये ट्रस दिख रहा है आपको, एक ये फिंगर रूफ ट्रस है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पैनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? पैनल पॉइंट्स। तो हमारा जो लोड होता है ना वो इसी पे लगता है। ठीक है, वो लोड सिर्फ इसी पे लगता है। तो अगर इन्हीं पे लगता है लोड, तो इसकी वजह से इन मेंबर्स पे या तो टेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा, उसके सिवा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मेंबर्स पूरे की पूरी तरह यूटिलाइज होंगे। दे आर एक्सपेंसिव टू फैब्रिकेट, ट्रांसपोर्ट एंड इरेक्ट. However, the savings in their weight in comparison with the comparable built-up girders often offsets this disadvantage to a substantial extent. उनको फैब्रिक आपको दिख ही रहा है, ये आपके एंगल्स और चैनल सेक्शंस, एंगल्स या चैनल सेक्शंस जाते हैं। ठीक है, ये फैब्रिकेट किए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, टाइम चाहिए और पैसा भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है इसमें टाइम लगेगा और इसका ट्रांसपोर्टेशन और इरेक्शन कॉस्टली होगा। बट जो सेविंग ऑफ मटेरियल ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, जितना मटेरियल, जितना वेट आपका एक 10 मीटर के ट्रस का होगा, 10 मीटर के ट्रस का जो वेट होगा वो आपके 10 मीटर ऑफ बीम से कम होगा। ठीक है, आपको दिख ही रहा है ये वाले चीजें, ये वाले स्पेसेस खाली हैं। ठीक है, हमने सिर्फ वहीं पर लगाया है बीम, हमने मेंबर्स ही वहीं पे लगाए हैं जहां पर इसके थ्रू हमें लोड को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मटेरियल सेविंग हमारी हो जाती है। तो उससे जो मटेरियल सेविंग हो जाती है वही सेविंग हम यूज कर लेते हैं उसके ट्रांसपोर्ट और इरेक्शन कॉस्ट में। ठीक है,
और शॉर्ट स्पैन रोल्ड बीम्स और ऑलमोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है। आपका 10 मीटर मान लीजिए 10 मीटर स्पैन तक का हम लोग बीम यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बीम यूज कर सकते हैं। बाकी लोग प्रैक्टिकली 6 मीटर पे भी लोग ट्रस यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट बीम और ट्रस का जो कॉस्ट आता है वो 10 मीटर स्पैन तक ऑलमोस्ट इक्वली आता है। तो 10 मीटर से ज्यादा स्पैन थ्योरेटिकली अगर हो तो हम उसके लिए ट्रस यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बताऊं तो आपने रेलवे ब्रिज देखा होगा, हावड़ा ब्रिज देखा होगा, वो सब भी ट्रस सिस्टम से ही बने हैं। तो रेलवे ब्रिज होते हैं उसमें आपका ऐसे रेलवे ब्रिज होता है आपका, ठीक है, ऐसे करके वो रेलवे ब्रिज होता है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन जाती है। तो ये आपका ये जो सिस्टम यूज हो रहा है ये ट्रस है, ठीक है। और रेलवे ब्रिज का आपका स्पैन ऑब्वियस सी बात है 10 मीटर से ज्यादा का होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। Roof trusses are frame structures in which separate straight members are systematically arranged and connected at their ends. The framework generally consists of a system of triangles with the axes of members meeting at one joint in intersect at a common point. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक मेंबर आया, यहाँ से एक मेंबर आया, यहाँ से एक मेंबर आया और एक कॉमन पॉइंट में आके जुड़ गया, ठीक है। इसी कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पैनल पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को मैम ने एक YouTube वीडियो दिया था रूफ ट्रस का, वो आपने देखा होगा, तो उसको आपको पता होगा पैनल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पैनल पॉइंट्स क्या होता है आप लोगों को पता है। तो पैनल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका लोड आता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके मेंबर्स इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे मेंबर्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आके आपका लोड अप्लाई होता है, उसी को हम पैनल पॉइंट्स बोलते हैं। Rivet joints used for the connection of the members are considered to act as pin joints, ठीक है। आपको ऑब्वियसली पता है अगर दो बीम होते हैं, ठीक है, दो बीम समझ दो मेंबर्स के बीच में अगर पिन पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट, ठीक है, तो यहां से आपका सिर्फ शियर ट्रांसफर होगा, ठीक है, यहां से मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए हम सारे जॉइंट को क्या मानते हैं, पिन जॉइंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपका सारे रिजिड ही होते हैं क्योंकि रिवेट को पता ही रिवेट रिजिड जॉइंट होता है, बट उसको हम थ्योरेटिकली मानते हैं पिन जॉइंट, ठीक है, थ्योरेटिकली उसको हम मानते हैं पिन जॉइंट। चलिए थोड़ी आवाज ठीक हो जाएगी अभी, ठीक है, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम मेरे एंड से मुझे पता है, वो आवाज ठीक हो जाएगी अपने आप, ठीक है। अगर बहुत देर तक रही तो बताना मेरे को, ठीक है, मैं उसको फिर रिकनेक्ट करता हूँ। The rivet joint used for connection of the members are considered to act as pin joints, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। The external loads acting on the joints cause only direct forces, मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस आपके जनरेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस, सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं आपके, ठीक है। एंड नो बेंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूफ ट्रस में कोई भी टाइप की बेंडिंग नहीं होती है। चलिए अब ट्रेसेस क्यों यूज कर रहे हैं। When beams are subject to bending, then bending stress vary from zero at the neutral axis to maximum toward the extreme axis. आपको पता ही है जब बीम बेंड करता है, ठीक है, तो बेंडिंग आपको आप लोगों को बेंडिंग फॉर्मूला पता ही है, m by i इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो सिग्मा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हुआ, m by i इंटू वाई, और वाई क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर होगा आपका फाइबर उतना ही ज्यादा वो बेंड करेगा मोमेंट की वजह से, ठीक है, उतना ज्यादा वो बेंड करेगा मोमेंट की वजह से। तो इसलिए आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस है और यहाँ पर कम स्ट्रेस है, तो मटेरियल यूटिलाइज अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ का मटेरियल है उसमें स्ट्रेस कम है और जो यहाँ का मटेरियल है उसमें स्ट्रेस ज्यादा है। इसलिए आपको याद है मैंने बताया था, इसलिए हम आई सेक्शन यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जहाँ सिग्मा ज्यादा है, जहाँ बेंडिंग ज्यादा है वहां हमने मटेरियल ज्यादा यूज किया है, और जहाँ बेंडिंग कम है वहां मटेरियल हमने कम यूज किया है, ठीक है। बट ट्रस और भी ज्यादा बढ़िया हमें ऑप्शन देता है क्योंकि उसमें बेंडिंग होती ही नहीं है, मेंबर्स में सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस है, बेंडिंग है ही नहीं, तो स्ट्रेस का जो अनइक्वल स्ट्रेस का फिनोमिना है वो उसमें जनरेट ही नहीं होता है, तो मेंबर का जो सेक्शन है पूरी का पूरी तरह यूज होता है, ठीक है।
Whereas the bending of trusses is quite distinct from the beams. In roof trusses, the entire section of each member is subjected to uniform stress. The strength of member is thus fully utilized. क्या मतलब आपका ये member है, तो यहाँ पर भी सेम सिग्मा, यहाँ पर भी सेम सिग्मा, यहाँ पर भी सेम स्ट्रेस, यहाँ पर भी सेम स्ट्रेस, यहाँ पर भी सेम स्ट्रेस, तो पूरा का पूरा मेंबर आपका यूटिलाइज हो गया, पूरा का पूरा मेंबर आपका यूटिलाइज हो गया। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म एंड प्रोपोर्शनिंग ऑफ ट्रस एलिमेंट। ठीक है, मैकेनिज्म मतलब काम करता कैसे है और उसके एलिमेंट्स को हम कैसे प्रोपोर्शन करते हैं। द फोर्सेस इन वेरियस मेंबर्स ऑफ द ट्रस आर ईदर कंप्रेसिव और टेंसाइल, या तो कंप्रेसिव फोर्स होगा या तो टेंसाइल फोर्स होगा। द मेंबर्स कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स इन ट्रस आर कॉल्ड स्ट्रट्स एंड दोज कैरिंग टेंसाइल फोर्सेस आर कॉल्ड टाइज। ठीक है, तो हमारे कंप्रेसिव फोर्सेस कैरी करते हैं ट्रस में, उन मेंबर्स को हम बोलते हैं स्ट्रट्स, और जो टेंसाइल फोर्सेस टेंशन कैरी करते हैं उसको कहते हैं टाइज। In a roof truss, members are so arranged that the length of the members in compression are small, while the length of the member in tension are long. क्या कोई बात है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमको पता ही है। देखिए, स्टील का बनता है हमारा ट्रस, ठीक है, हमारा ट्रस जो है वो स्टील का बनता है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, हमको पता है स्टील हमारा वीक किसमें है? वीक इन बकलिंग। ठीक है ना। कॉलम जब हमने पिछले साल हमने आरसीसी में कॉलम्स पढ़ा था, तो ऐसे कॉलम होता है, उसमें ऐसे आपका कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, ठीक, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है आपका, तो ऐसे बकल कर सकता है ना। तो इसलिए ये बकल कब करेगा? जब इसका लेंथ ज्यादा होगा, है ना, जब इसका आपका लेंथ ज्यादा होगा तभी तो बकल करेगा वो। ठीक है, तो इसके लेंथ को कम रखा जाता है। ठीक है, लेंथ को हम कम रखते हैं किसके लिए? कंप्रेशन मेंबर के लिए, क्योंकि वो बकल कर सकता है। ठीक है, और टेंशन मेंबर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन तो स्टील आराम से झेल लेता है, पता ही है। आरसीसी में भी टेंशन, आरसीसी में भी स्टील हमने इसलिए यूज किया था। तो ठीक है, तो इसलिए टेंशन मेंबर्स को हम लॉन्ग रख सकते हैं, कंप्रेशन मेंबर को हमें स्मॉल रखना पड़ता है, बकलिंग का क्राइटेरिया देखते हुए। सर हाँ हेलो बताओ सर। बताओ सर नमस्ते सर, एक सवाल है सर। हाँ बताओ शिवम कुमार। सर ये जो आप बता रहे हैं सर ट्रस, ये तो सर रेलवे स्टेशन पे जैसे हम लोग देखते हैं सर, जो प्लेटफॉर्म से 2-2.5 मीटर ऊपर सर कॉलम होता है, फिर कॉलम पे ये सपोर्ट होता है सर। बिल्कुल। तो सर इस पे सर लेटरल फोर्स तो ज्यादा लगेगा सर, जैसे कभी आंधी तूफान आया तो ये तो सर उड़ा के लेके चले जाएगा। अरे तो लेटरल फोर्स के लिए फोर्स को एरिया भी तो चाहिए, बड़ा ज्यादा एरिया होता है क्या इसका? नहीं सर, उतना तो एरिया नहीं रखते, इसमें कम ही हाँ, रखते हैं। एरिया होता नहीं है ना इसका। देखिए, अगर उतना ही बड़ा हमने बीम दे दिया ना, ठीक है, यस सर, तो या दिक्कत तो होगी। इसका एरिया बहुत ज्यादा हो, क्योंकि बेंड तो क्या लगा रहा है? बेंड तो एक तरीके का स्ट्रेस लगा रहा है, और स्ट्रेस वो यस फोर्स में कब सर। बदलेगा? जब वो, और ट्रस्ट ये थोड़ी ना कि ट्रस्ट को हमने बस ऐसे बना दिया, ट्रस्ट थोड़ी ना सिर्फ ऐसे बन जाता है, ऐसे थोड़ी बनता है। यहाँ पर एक ट्रस्ट होता है, एक देखिए, अगर ऐसे आपका प्लेटफॉर्म है, आपका ट्रस्ट यहाँ पर भी होगा, आपका ट्रस्ट यहाँ पर भी होगा, और ये ऊपर जुड़े भी होंगे, है ना, ऊपर जुड़े भी होते हैं ये। ठीक है, ऐसे करके इनको बोलते हैं ब्रेसेस। क्या बोलते हैं इनको? ब्रेसिंग। सुन पा रहे हैं आप? सर हाँ हेलो हाँ सर, हाँ ये बताओ। ब्रेसिंग वही है ना जो बिजली के दो खंभों के बीच में लगा देते हैं क्रॉस करके? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही होता है ये। ठीक है, तो अगर ऐसे विंड आ रहा है आपका, ऐसे अगर विंड आ रहा है आपका, ठीक है, तो ब्रेसिंग झेल लेते हैं उसको। ठीक है, और ट्रस को हमारे बचा लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रस उड़ा के, अगर उड़ा के ले जाते तो हम रेलवे स्टेशन में यूज ही नहीं करते उसको। ठीक है, तो उसके लिए और भी कई सारे डिजाइन होते हैं, तो हम विंड के अगेंस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेसिंग हो गए। ठीक है, ब्रेसिंग जैसे तरीके का डिजाइन होता है, तो हम यूज करते हैं। अब डिजाइन और ट्रस्ट में जब आप बहुत डिटेल में डिजाइन और ट्रस्ट पढ़ेंगे ना, बीटेक में या कभी भी कंपटीशन की, तब पता लगेगा ब्रेसिंग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेसिंग मैंने बता दिया, जनरली आपका विंड लोड को सहने के लिए होता है। ठीक है, आप समझ गए शिवम कुमार? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ टाइप ऑफ ट्रसेस पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, देखिए फिंक रूफ ट्रस तो पढ़ेंगे ही हम, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिंक रूफ ट्रस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे और भी 3 टाइप के ट्रस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है वॉरेन ट्रस। इट इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ ट्रस इन विच ट्रस मेंबर्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपके बन गए। ठीक है, ये आपका टॉप कॉर्ड। ठीक है, ट्रस के सबसे ऊपर वाले मेंबर को बोलते हैं टॉप कॉर्ड, और नीचे वाले मेंबर को बोलते हैं बॉटम कॉर्ड। ठीक है, नीचे वाले मेंबर को बोलते हैं बॉटम कॉर्ड। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये मेंबर्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो देख रहे हो ये मेंबर्स आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। These are included in the category of
पैरेलल ट्रस मतलब आपका टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। चलिए, उसके बाद है फ्लैट ट्रस। ये आपका मेन ट्रस है जो आप रेलवे स्टेशन में देखेंगे, रेलवे स्टेशन में भी और रेलवे ब्रिजेस में भी, ठीक है। तो अब मैंने अभी बताया था, ट्रेन का एग्जांपल दिया था, तो रेलवे ब्रिजेस में आपका जनरली फ्लैट ट्रस ही यूज होता है। बॉस्टन रेलवे ट्रैक डिजाइंड इट, बॉस्टन रेलवे मतलब यूएस में कभी कहीं पे किसी रेलवे कंपनी ने इसको डिजाइन किया था। टू टाइप्स ऑफ मेंबर आर यूज्ड इन दिस ट्रस, वन इज वर्टिकल एंड द अदर वन इज डायगोनल, ठीक है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है, तो डायगोनल मेंबर्स होते हैं, इसमें आपका टेंशन होता है, ठीक है, इसमें आपका टेंशन होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल मेंबर होता है इसमें आपका कंप्रेशन होता है, ठीक है, ठीक है। जो आपके डायगोनल मेंबर्स हैं उसमें आपका टेंशन होता है, और जो वर्टिकल मेंबर्स है उसमें आपका कंप्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट ट्रस आपका है ट्रस होता है, देखो, ठीक है। तो इसमें आपका ऐसा एक पूरा ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसमें एक सेंट्रल मेंबर होता है, इसको बोलते हैं किंग पोस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? किंग पोस्ट। इस मेंबर को सपोर्ट करने के लिए दो और मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बस इतना ही होता है ये ट्रस। ये जनरली आपको घरों में यूज होता है, मतलब आपके जो ऐसे आपने देखे होंगे ऐसे घर होते हैं ना, ठीक है, तो इन घरों में जो रूफ सपोर्ट करने के लिए ये ट्रस यूज होता है, ठीक है। आपका फिंक रूफ भी इसी के लिए यूज होता है, ठीक है, फिंक रूफ भी घरों के रूफ के लिए ही यूज होता है, ठीक है। फिंक रूफ, किंग पोस्ट ट्रस, ये सब घरों के रूफ के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हिली एरियाज में यूज होता है, वेरी गुड, आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। In this type of truss, two angled members or struts support a vertical strut। ये आपका वर्टिकल स्ट्रट है और ये आपके ये जो मेंबर्स है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको ये ग्रे ग्रे दिख रहा है, ये ग्रे ग्रे चीज दिख रही है आपको, ये गसेट प्लेट्स है, ठीक है। ये आपके गसेट प्लेट्स हैं, ये आपके मेंबर्स के बीच के कनेक्शन के लिए होता है, जैसे इस मेंबर के और इस मेंबर के बीच में कनेक्शन, इस मेंबर और इस मेंबर के बीच में कनेक्शन, ये गसेट प्लेट उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये गसेट प्लेट्स कैसे यूज होता है, कैसे कनेक्शन होता है, कैसे रिवेटिंग करते हैं इसमें, ये सब आपको आगे जाके बताऊंगा मैं फोटोज के थ्रू, ठीक है। बाकी आपको ये तीन टाइप ऑफ ट्रस ध्यान रखना ही है, उसके बाद पिंक रूफ ट्रस हम और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और ये आपकी मैंने एक फोटो डाली, इसमें आपके बहुत से टाइप ऑफ ट्रस दिख जाएंगे आपको, ठीक है। ये ट्रस यूज के हिसाब से होता है, ठीक है। मैंने आपको पिंक हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैंने ये फ्लैट ट्रस बता दिया है, ये बेसिकली आपके रेलवे ब्रिजेस में यूज होता है, ये तीन रेलवे ब्रिजेस में यूज होता है, ठीक है। और ये आपके घरों के रूफ के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपके जो नीचे के पांच है ये रेलवे ब्रिजेस में यूज होता है, ठीक है। और जो ऊपर के तीन है, बिल्कुल आपका लोड कैसा है, ठीक है, कितना स्पैन है, ठीक है, इन सब के हिसाब से आपके ट्रसेस का यूज चेंज होता रहता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर गूगल क्लासरूम में एक पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जिसमें हर ट्रस का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं और क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है वो उसमें लिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो मैकेनिज्म वही हम कंटिन्यू करते हैं। द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट आर क्लासिफाइड एज मेन मेंबर, सेकेंडरी मेंबर्स। अब मेन क्या होता है, सेकेंडरी मेंबर क्या होते हैं, देखते हैं। The main members are structural members which are responsible for carrying and distributing the applied loads and stability of a truss, ठीक है। The secondary members are the structural members which are provided for stability or restraining the main members from buckling or similar modes of failure। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे आपका कोई मेंबर है, ठीक है, जैसे मैं आपका किंग पोस्ट का बताता हूँ, ठीक है, ये आपका किंग पोस्ट का ये मेन मेंबर है, ठीक है। इससे आपका लोड नीचे की तरफ जा रहा है, इसके स्टेबिलिटी के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हम ये यूज करते हैं, ये वाले मेंबर्स, ठीक है। तो इस पे बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर मेंबर का लेंथ बहुत लंबा है और वो बकल हो सकता है कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से वो बकलिंग हो सकती है, तो हम लोग वहां पे सेकेंडरी मेंबर्स लगा देंगे ऐसे करके, ताकि इसका जो बकलिंग है वो कम हो सके। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जैसे ये बीम है, ये बीम ऐसे बेंड करेगा, ठीक है, नहीं ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। और आपको बेंडिंग का पता है, बेंडिंग कैसे होता है, जैसे एक फॉर्मूला है PL³/48 EI, ठीक है। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। पर जब यहाँ पर दो मेंबर्स आ गए, दो मेंबर्स आके यहाँ पे जुड़ गए, तो ये जो मेंबर है इसका लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कम हो गया, इफेक्टिव लेंथ इसका कम हो गया, इफेक्टिव लेंथ इसका कम हो गया, तो उसकी वजह से बेंडिंग भी कम हो जाएगी, बेंडिंग भी कम हो जाएगी।
तो इसकी बेंडिंग को कम करना, बकलिंग के चांसेस को कम करना, ठीक है, ये सब, इन सब के लिए हम सेकेंडरी मेंबर्स को लगाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेंबर्स बेसिकली लोड कैरिंग के लिए नहीं होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए होता है अगेंस्ट बकलिंग एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रूफ ट्रस इज टू सपोर्ट द रूफिंग एंड द सीलिंग मटेरियल। मैंने कहा था आपका जो घर का रूफ होता है उस रूफ को सपोर्ट करने का काम आपका रूफ ट्रस करता है। एक्सटर्नल लोड्स कैरिड बाय रूफ कवरिंग आर ट्रांसमिटेड एज रिएक्शन टू द वॉल और द सपोर्टिंग स्टैंचियंस। मतलब आपके जो कॉलम्स हैं, ठीक है, समझिए 2 कॉलम है, उसके ऊपर आपने एक रूफ ट्रस बिठा दिया, ठीक है, एक रूफ ट्रस बिठा दिया उसके ऊपर आपने, ठीक है। तो ये रूफ ट्रस आपका ये लोड लेगा, ठीक है, रूफ ट्रस आपका लोड लेगा और इस लोड को डिस्पर्स करेगा किस पे, इसके सपोर्ट पे, ठीक है, इसके सपोर्ट पे जाके लोड को दे देगा और एक कॉलम कहाँ पे दे देगा, फाउंडेशन में दे देगा लोड को, ठीक है। तो ये आपका लोड का पूरा पाथ बता रहा है, ठीक है। In general, these loads are applied at the joints of the truss to make sure the truss don't undergo bending. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो ट्रस में लोड होता है वो आपके आपके पॉइंट्स पे, पैनल पॉइंट्स पे आता है, आपके जॉइंट्स पे ही आता है, इसलिए उस पे कोई बेंडिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है। चलिए, रूफ ट्रसेस आर यूज्ड एट प्लेसेस व्हिच रिक्वायर स्लोपिंग रूफ। मैंने बता दिया था आपके घरों में स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, तो इस रूफ को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Roof trusses are also used in many single-story industrial buildings, workshop, godown, warehouses. आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में देखेंगे ना, उसमें भी बहुत सारे ट्रस यूज होते हैं, ऐसे करके ट्रस यूज होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपकी रूफिंग मटेरियल होती है और यहाँ पर आपका पूरा इंडस्ट्री बिछा होता है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत जगहों पे हम लोग ट्रस यूज करते हैं, ठीक है, और ट्रस एक नहीं यूज करते हैं, बहुत सारे ट्रस यूज करते हैं उसमें, ठीक है, वहां पर हम बहुत सारे ट्रसेस यूज करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए फिर हमारे वर्कशॉप में हमारे पास हमारे वर्कशॉप में मैंने, चलो मैकेनिकल वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, एक बार मैं भी देख लूंगा वहां पे, अगर ट्रस है तो, अगर है तो मैं अपनी फोटो खींच के आपको जरूर गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगा और आप लोग भी देखिए, ठीक है। आपको पक्का दिखेगा वहां पे ट्रस वगैरह दिखेगा, जहाँ भी रूफ होगा वहां पे ट्रस तो होगा ही। ट्रस मैंने बताया ना क्यों यूज करते हैं, ट्रस हम तब यूज करते हैं जब हमें रूफ सपोर्ट करना होता है, ठीक है, और हमारा जो लोड होता है, अब हमारा स्पैन जो होता है वो लंबा होता है और वहां पर अगर हम बीम यूज करेंगे तो हमें ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम सीधे हम क्या यूज करते हैं, ट्रस यूज करते हैं, ताकि मटेरियल कम लगे और इकोनॉमिकल भी हो, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम ट्रसेस का पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं ट्रस के, ठीक है, पहले ही बताया वो ट्रस के वैसे क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए, ये होता है टॉप कॉर्ड, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये होता है टॉप कॉर्ड, ठीक है, ये होता है आपका बॉटम कॉर्ड, ठीक है, बॉटम कॉर्ड को मेन टाई बोलते हैं, मेन टाई, ठीक है, मेन टाई बोलते हैं, मेन टाई, क्योंकि टाई किसको बोलते हैं हम, टेंशन वाले को, ठीक है, जिसपे टेंशन आता है, ऑब्वियसली बात है, टेंशन आता है और ये ऐसे करके बेंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये आपका परलिन है, परलिन क्यों होता है, देखिए आपका ये ट्रस है, ठीक है, ये आपका ट्रस है, तो ट्रस के ऊपर ऐसे परलिन होते हैं, ये क्या होते हैं, चैनल सेक्शंस, क्या होते हैं, चैनल सेक्शंस, ठीक है, इनके ऊपर हमारा रूफिंग मटेरियल होता है, आपने देखा होगा एस्बेस्टोस के शीट होते हैं, है ना, तो वो रूफिंग मटेरियल हम इस पर्लिन के ऊपर बिछाते हैं, ठीक है, ऐसे हमारा ट्रस होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रस होते हैं हमारे, इसमें ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू जाता है, मैं आपको बना के बताता हूँ, जैसे ये एक ट्रस है, ठीक है, और एक दूसरा ट्रस है, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, इनके ऊपर एक ये होगा, ये आपका रिज होगा, ठीक है, और ये आपके इसके ऊपर परलेंस जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे परलेंस जाएंगे और इनके ऊपर हमारा रूफिंग मटेरियल बिछा होगा, ठीक है, इसके ऊपर हमारा रूफिंग मटेरियल एस्बेस्टोस शीट होती है, ठीक है, वो सब इस परलेन के ऊपर बिछते हैं, ठीक है। तो ये परलेन वो सपोर्टिंग सपोर्टिंग बीम्स मान लो या सपोर्टिंग पैनल सेक्शंस हैं जो इसके ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये ट्रस नंबर 1 है, ट्रस नंबर 2, ट्रस नंबर 3, ट्रस नंबर 4, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर आपके परलेंस रखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं परलेंस रखे हुए हैं, ठीक है, और ये कॉलम जो आपके उसको सपोर्ट कर रहा है, आपके ट्रस को सपोर्ट कर रहा है। रिज क्या होता है, रिज इसको बोलते हैं, ये तो स्लोपिंग स्लोपिंग लेंथ है ना, इसको यार टॉप कॉर्ड बोल लो या तो रिज बोल लो, ठीक है। रिज क्यों बोलते हैं आप लोगों को पता है, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ों के ऐसे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर इस पार्ट को भी हम रिज बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक पहाड़ की तरह शेप है इसका,
ट्रायंगुलर, तो इसलिए इसको हम रिज बोलते हैं, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। सर एक और वो सी बाय एल ऑफ ट्रसेस और बाय क्या है वो एक बार बताओगे? टी बाई एल वो है आपका जो सेंटर लाइन ऑफ ट्रस है, सेंटर लाइन ऑफ ट्रस, ठीक है। ये कुछ नहीं है, वो बस बता रहा है कि ट्रस जा रहा है, ठीक है। इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा ना, पूरा लाइन ऐसे दिखेगा, समझ, सेंटर लाइन ऑफ ट्रस, टी बाई एल मतलब सेंटर लाइन, समझ गए? ओके सर। तो सर एक और बी ए वाई क्या है वो? ये भाई बे है, बे आपका होता है, बे आपका होता है दो ट्रसेस के बीच का डिस्टेंस, स्पेसिंग। आपकी स्पेस वर्टिकल मिलती है डिस्टेंस दो होगा। ट्रस के बीच में, दो ट्रसेस के बीच में जो आपको स्पेस मिलती है ना, इतनी स्पेस जो मिल रही है आपको, इसको बोलते हैं बे, ठीक है। और कुछ? और सर जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको रिज बोलते हैं क्या? जो जैसे पर्लिन या तो बीच में। हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, मैंने बताया ना, देखिए रिज इसको बोलते हैं आपका, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें जो ये लाइन जा रही है ना आपको, ये लाइन जा रही है, और एक और ट्रस आ गया इधर, ठीक है। देखिए आपका पहला ट्रस ये है, दूसरा ट्रस ये है, ठीक है। सबसे इनके सबसे ऊपर वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं रिज। आपको दिख ही रहा है ना यहाँ पे, इसको मत देखिए आप, ठीक है, इसको देखिए। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। चलिए, तो ये आपके टॉप कॉर्ड क्या है, बॉटम कॉर्ड क्या है आपका, ठीक है। टॉप कॉर्ड क्या है, बॉटम कॉर्ड क्या है, स्पैन क्या है, ये सब आपको फिगर से पता लग ही रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सपोर्टिंग एंड जॉइंट्स ऑफ अ ट्रस इज कॉल्ड स्पैन। When the supported on wall, distance between the center of bearings would be considered as span. When framed into column, distance between the column faces may be regarded as span. एक हाँ, चलो, तो आपका स्पैन क्या होता है, स्पैन आपका ये होता है, जैसे आपका ये ट्रस है, तो आपके कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है, ठीक है, कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं स्पैन। जैसे आपके बीम में स्पैन होता था ना, सपोर्ट के बीच का लेंथ, वही इसमें भी है, ठीक है। चलिए, राइज क्या है, राइज आपका ये आपका ट्रस है, ठीक है। तो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, आपके टॉप मोस्ट पॉइंट का हाइट, मैक्सिमम हाइट है, वो आपका राइज है, ठीक है। ठीक है, चलिए, अब पिच क्या है, पिच आपका स्पेसिंग है, ठीक है। पिच स्पेसिंग कैसे है, देखिए, पिच ये होता है आपका, ये आपका हाइट है, एच मैक्स मतलब राइज, राइज, और ये आपका स्पैन है, ये आपका स्पैन है। तो राइज, राइज अपॉन स्पैन, ये आपका होता है पिच, ठीक है, राइज अपॉन स्पैन, ठीक है। और आपका स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है, तो स्लोप आपका क्या है, स्लोप थीटा है, वो होता है राइज अपॉन स्पैन का हाफ, ठीक है। तो आपको पता लग ही रहा है, स्लोप जो है, स्लोप जो है वो 2 इंटू पिच है। क्या सबको समझ में आ गया, ये क्या ये समझ में आ गया सबको, स्लोप कैसे 2 इंटू पिच है? पिच आपका राइज अपॉन फुल स्पैन है, और स्लोप आपका राइज अपॉन स्पैन बाई 2 होता है, ठीक है। चलिए, अब पिच बता दिया मैंने आपको, चलिए, फिर आपका स्लोप बता दिया मैंने आपको, बे बता दिया था, पर्लिन मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रसेस, these are circular members subject to transverse load and the rest on the top chords of the roof truss, ठीक है। रूफ है, ये रूट नहीं है, रूफ है, ठीक है, रूफ ट्रस, ठीक है। द पर्लिन्स आर मेंट टू कैरी लोड ऑफ द रूफिंग मटेरियल एंड ट्रांसफर टू द पैनल पॉइंट्स। मैंने बताया था, ऐसे आपके ट्रसेस हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपके ऐसे पर्लिन्स जा रहे हैं, इनको ज्वाइन करते हुए, ठीक है। और इन पर्लिन्स के ऊपर आपके रूफिंग मटेरियल्स बैठे हैं, रूफिंग मटेरियल में जीआई शीट या एस्बेस्टोस शीट जो भी होता है आपका, ठीक है, वो आपके बैठे हैं इसके ऊपर। तो ये लोड पे देंगे पहले पर्लिन पे, फिर पर्लिन इसको पैनल पॉइंट्स पे ट्रांसफर करेगा, पैनल पॉइंट्स पे, पैनल पॉइंट से आपका ये ट्रसेस के उसमें, ट्रसेस के सपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए सिंपल इनफ। रिज लाइन बता दिया मैंने क्या है, सैक टाई मैंने बताया। सैक टाई आपका लोवेस्ट मेंबर जो होता है, ये आपका जो लोवेस्ट मेंबर है, ठीक है, ये आपका सैक करेगा ना, ऑब्वियसली बात सैक करेगा। तो इसको, इस लोवेस्ट मेंबर के सैग को अगर कितना बेंड करेगा, ये बेंड किस पे करेगा, मैं बताया था PL क्यूब अपॉन 48 EI, ठीक है। तो जितना इसका लेंथ ज्यादा होगा उतना बेंडिंग ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। लेंथ को कम करने के लिए और डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, सैक टाई। क्या लगा दिया यहाँ पे, सैक टाई। तो सैक टाई लगा दिया तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, L/2 हो गया, L की जगह, इसलिए कि डिफ्लेक्शन कम हो गई, ठीक है। A sag tie tie member provided to join the peak of thrust to the middle of the tie member. The length of the middle tie member used to be large. The deflection of this member सर due to self peak सर will be सैग large. टाई को डॉटेड लाइन से क्यों शो किया गया है? क्योंकि सैग टाई का ना जनरली आपका ज्यादा लोड कैरिंग, आपका जो सैग टाई होता है ना, वो जनरली ज्यादा लोड कैरिंग के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। आपका इसका जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक इसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ मेन टाई का इफेक्टिव लेंथ को कम करने का फंडा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। लोड कैरिंग ज्यादा इसका होता नहीं है, अगर ज्यादा थोड़ा लोड कैरी कर भी लिया तो वो बोनस है, वरना हम डिजाइन नहीं करते हैं सैग टाई कोई भी लोड लेने के लिए। समझ में आई मेरी बात? हाँ ठीक सर, है? ओके समझ गया। सर हिडन के वजह से तो नहीं डॉट लाइन में शो किया है, क्योंकि हिडन तो होगा ही नहीं ना ट्रस में। नहीं, हिडन क्यों होगा, नहीं यार, हिडन नहीं पूरा होगा ना, शो होगा, ये पूरा साफ साफ क्रॉस हाँ सेक्शन में साफ साफ शो होगा। वही बिल्कुल तो दिखेगा सैग उसके टाई तो, वजह से तो नहीं। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, सैग टाई आपका मेन टाई नहीं है, ठीक है। मेन टाई तो ये रहा आपका, ठीक है। मेन टाई तो ये है, नीचे वाला मेंबर, नीचे वाला जो आपका जो बॉटम कॉर्ड बनाता है, उसी के पार्ट को मेन टाई बोलते हैं। मेन टाई सैग से टाई सर जुड़ने वाला, स्टैग्नेशन को रोकने के लिए होता है सिर्फ। हाँ, डिफ्लेक्शन को रोकने के, डिफ्लेक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नहीं तो क्या आपको सारे पार्ट समझ में आ गए ट्रस्ट के, कोई पार्ट में कोई भी डाउट? एक बार स्लोप बता दो सर। स्लोप, ठीक है। देखिए स्लोप क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपका tan थीटा निकालते हो, tan थीटा निकालते हो ना, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें भी इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, राइज, हाइट हो गई, और बेस क्या हो गया, स्पैन बाय 2, स्पैन बाय 2। तो आपका स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया राइज अपॉन स्पैन बाय 2। क्या समझ में आ गया आपको ये? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये फिंक रूफ ट्रस अब क्या होता है, फिंक रूफ ट्रस में हमने बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रस पढ़ा है, फिंक रूफ ट्रस पढ़ते हैं। ये आपका मेन ट्रस है जिसका हम ड्राइंग पढ़ेंगे। ड्राइंग में तो क्या ही आपको ये ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेंबर्स हैं, कैसे कैसे बनाओगे आप, वो सबको समझना है। देखिए ये आपका ट्रस है, ठीक है। इस ट्रस पे देखिए कैसे पर्लिन लगा हुआ है, ठीक है। पर्लिन के ऊपर कैसे आपको रूफिंग मटेरियल लगा हुआ है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब पर्लिन आपका आई सेक्शन भी हो सकता है, एन सेक्शन भी हो सकता है, एल सेक्शन भी हो सकता है। पर्लिन, पर्लिन आपका इन तीनों में से पिच कोई भी समझा दो, क्या, पिच भी समझा दो एक बारी पिच। देखिए आपका ये आपका ट्रस है, तो ये आपका राइज है, और ये टोटल आपका स्पैन है। तो आपका पिच होता है, पिच होता है राइज अपॉन स्पैन, राइज अपॉन स्पैन। और आपका जो स्लोप होता है वो होता है राइज अपॉन स्पैन बाय 2। क्या क्लियर है अब? यस सर, अब क्लियर है। यस सर। Pink roof truss is found to be economical, satisfactory for ordinary building। 6 to 9 मीटर का स्पैन आपको पता ही है। आपके घरों के रूम इससे बड़े तो होते नहीं है, तो बेसिकली उसके जो रूफ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग पिंक रूफ ट्रस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर आर स्मॉल इन दिस टाइप ऑफ ट्रसेस। आपको पता है कंप्रेशन मेंबर को स्मॉल क्यों रखते हैं, ठीक है। पिंक रूफ ट्रस को फ्रेंच रूफ ट्रस भी बोलते हैं, ठीक है। Pink roof truss is constructed by drawing perpendicular to and from the center of top left and top right hand chords and extending until they meet the lower chord, ठीक है। देखिए जैसे आपका ये है, इसके सेंटर से हमने लोअर कॉर्ड तक ले गए, ठीक है। इसके सेंटर से हम लोअर कॉर्ड तक ले गए। यही यही आपका ड्राइंग करते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के सेंटर से आप लोअर कॉर्ड तक ले गए, इस ट्राइंगल सेंटर से आप लोअर कॉर्ड तक ले गए, फिर इसको आपने रिज से जोड़ दिया, इस पॉइंट को आपने
रिज से जोड़ दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपका पहले तो ये बना दिया, उसके बाद ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। तो इसका भी सेंटर आ जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे, इसका भी सेंटर आ जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। तो जितना आपकी मर्जी है आप प्रिंट रूटर कैसे बनाओगे, आपको डिपेंड करता है कितने लोड आने, कितने मेंबर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो जितने ट्रायंगल बनते जाएंगे उन ट्रायंगल्स का सेंटर को हम लोअर कॉर्ड से जोड़ते जाएंगे, तो हमारा फिंक रूफ ट्रस बनता जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया ये वाला ड्राइंग पर्लिन का, ठीक है, कैसे ये आपका टॉप कॉर्ड के ऊपर पर्लिन लगता है, ठीक है। पर्लिन एल सेक्शन भी हो सकता है, पैनल भी हो सकता है, आई सेक्शन भी हो सकता है, और उसके ऊपर आपकी रूफिंग मटेरियल आती है, ठीक है। चलिए, सर कोई लिमिट भी है कि कितनी जोड़नी है? देखिए लिमिट ये सब का डिजाइन डिजाइन क्राइटेरिया है कि उसमें डिपेंड करेगा हमें कितने मेंबर्स चाहिए, ठीक है। समझ गए आप? ओके समझ सर। लीजिए कि यहाँ पर आपका लोड ज्यादा आ रहा है, ठीक है, आपका लोड आपका ज्यादा आ रहा है और ये एक मेंबर इसको नहीं झेल सकता, तो हम यहाँ पर एक और मेंबर लगा देंगे ताकि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यहाँ पर भी लोड आ जाए एक, ठीक है। अगर और एक और बात है, हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं, जहां जहां भी मेंबर्स हैं उसके ऊपर एक एक पर्लिन आ जाए, समझ रहे हो? अच्छा। ताकि यस सर। आपके एक तो पर्लिन पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया P/2, यहाँ पर आ गया P/2, ठीक है, और फिर ये यहाँ इस वाले मेंबर में चला जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या प्रेफर करते हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा, जो वीडियो नीलम मैम ने अपलोड किया था गूगल क्लासरूम में, उसमें भी एक्सप्लेन किया गया था कि जो आपका पैनल पॉइंट्स है जहां पर आपके मेंबर्स आके जुड़ रहे हैं, उसी के ऊपर जनरली हम ट्राई करते हैं पर्डन को लगाने का, ताकि पर्डन का जो लोड है वो डायरेक्टली जाके मेंबर पे चला जाए, ठीक है। समझ में आया सबको? यस। यस सर। चलिए, तो फटाफट एक काम करते हैं, मैं सेशन 2 का आपको लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको, थोड़ा बहुत कनेक्शन समझते हैं, कनेक्शन कैसे बन रहा है उसका, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। फटाफट आप ज्वाइन कीजिए सेशन 2 को। ओके सर। तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया दिया पर्लेंस कैसे लोड ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम कनेक्शंस देख रहे हैं अभी कि कैसे ये वाले मेंबर्स जो हैं इन वाले मेंबर्स में जाके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस वाले ये जो मेन मेंबर है आपका, इन मेंबर्स पे हम गजेट प्लेट इंस्टॉल करते हैं। इन गजेट प्लेट्स को हम अगर ध्यान से देखें जूम करके तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आपके एंगल सेक्शंस हैं जो आपके बेसिकली इन मेंबर्स का कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। और ये मेंबर्स आके इस वाले गजेट प्लेट में जो आपके इस वाले मेन मेंबर में है उसमें आके जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कैसे फिर लोड लग रहा है आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि गजेट प्लेट ऐसे की जगह गजेट प्लेट ऐसे क्यों होते हैं, आप ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपका कोई बहुत जरूरी होता है ये करने के लिए, बस आपका ये है इसको फैसिलिटेट करने के लिए कि जैसे आपके मेंबर्स ऐसे आ जाए, ठीक है, बस इसके लिए होता है, और कोई इसका कोई खास यूज नहीं होता है, ठीक है। कि अगर ऐसा होगा तो आपके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस एरिया में एरिया बहुत कम है, इसमें कॉर्नर है ना ये, तो कॉर्नर में एरिया कम होता है, तो अगर लोड आ रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकती है, क्या हो सकती है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। उसको कम करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसा कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है, और इस पर फिर ऐसे मेंबर्स को ले आते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। कॉर्नर को पता ही टूट सकता है, कॉर्नर को पता ही है कि कॉर्नर में स्ट्रेस की वजह से वो टूट सकता है, ठीक है। तो कोई डाउट? तो यहाँ पे देखिए ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये आपका एक रेलवे ब्रिज है, ठीक है। इसमें ऐसा आपका ब्रिज है और ऐसे आपके मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये मेंबर्स यहाँ पे आके कैसे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आके कैसे जुड़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी गजट प्लेट लगा है, यहाँ पर भी गजट प्लेट लगा हुआ है, एक गजट प्लेट में आके देखिए यहाँ पर भी गजट प्लेट को ऐसे बेंड करा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर्स को कट किया हुआ है, ठीक है। गसेट प्लेट में देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए गसेट प्लेट ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा बन गया ये, तो यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर और यहाँ से एक मेंबर आ सकता है, बस। गसेट प्लेट को एट द मैक्स 4 मेंबर्स के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। एक मिनट।
ऐसा समझ में आया? कोई डाउट है कनेक्शंस में? कनेक्शन कैसे बनाए, ड्राइंग कैसे करेंगे इसका, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस किसी भी ड्राइंग में? चलिए कनेक्शंस भी हो गया इसका, ठीक है। तो यही तक था आपका रूफ ट्रस, ठीक है। पिंक रूफ ट्रस का आपका यहीं तक था, ठीक है। यही आपकी ड्राइंग थी। तो इसको अगर असाइनमेंट वगैरह होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको इसी के गाइडेंस के हिसाब से करना है। आपका एक असाइनमेंट नंबर 2 आज अपलोड होगा, तो इसको आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना है, ठीक है। अप्रैल 10 तक आपका सेशनल भी है ना, अप्रैल 15 तक आप देख लीजिए, ठीक है। अप्रैल 15 तक आपको मैं आपको बता दूंगा, किसी एक दिन आपको आके सबको जमा करना होगा वो असाइनमेंट, ठीक है। हम डिसाइड कर लेंगे किस दिन करना है, ठीक है। आप लोग पहले उसको ऑनलाइन अपलोड कर देना, ठीक है। ऑनलाइन अपलोड कर देना उसको, और उसको फिर बाद में ऑफलाइन कॉलेज में आके सबमिट कर देना, ठीक है। सेशनल आपका, अच्छा ओके, वो सेशनल 4th सेमेस्टर का है, ठीक है। आप लोग सेशनल अभी डेट्स नहीं आई है, ठीक है, वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। बाकी सेशनल हो सकता है आपका अप्रैल फर्स्ट और सेकंड वीक में सेशनल हो सकता है आपका, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करना शुरू कीजिए। बाकी असाइनमेंट ऑफलाइन कैसे अपलोड करनी है, कहाँ आके देनी, बता दूंगा मैं आपको। बाकी जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका आप अभी के लिए तो ऑनलाइन सबमिट करते रहिए, बट 1 और 2 दोनों को आपको ऑफलाइन आके भी कॉलेज में सबमिट करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 अभी दूंगा, दोनों असाइनमेंट आपको अभी तो ऑनलाइन ऑनलाइन अपलोड कीजिए, बाद में आप ऑफलाइन कब देना है कॉलेज में आके बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, बाय बाय।